हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम एमए फाइनल की 5th पेपर राजस्थान का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक राजस्थान के प्रमुख त्यौहार के विषय में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जहाँ तक राजस्थान के त्योहारों का प्रश्न है, हमें ये जानना आवश्यक है कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब से माना जाता है, और इन त्योहारों का समय समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि भारतीय महीने कौन कौन से हैं, उनकी समझ आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो महीना है, या जिसको देसी महीना कहा जाता है, उसका प्रारंभ चैत्र माह से होता है। चैत्र माह है वो पहला महीना माना जाता है। चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आष्ट है, आषाढ़ है, श्रावण है जो आजकल अब चल रहा है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। वो देसी महीने या भारतीय महीने माने जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नववर्ष का जो प्रारंभ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है से प्रारंभ होता है। मार्च अप्रैल का महीना है वो कुछ मार्च का महीना और कुछ अप्रैल का महीना चैत्र माह में आता है। और देसी महीना, ये भारतीय महीनों का अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन है, उसको माना जाता है अंतिम महीना, जो फरवरी मार्च के अंदर आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पे आधारित है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो आधार है वो भी शक संवत, उसको भी शक संवत माना जाता है। तो शक जो संवत है का जो कैलेंडर वर्ष है उसमें 365 दिन है को माना जाता है। और संविधान के अंदर है, भारतीय संविधान में शक संवत है, उसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप के अंदर है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और राष्ट्रीय जो पंचांग है उसकी तिथियों के अंदर भी कुछ समानता है वो हमें मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैत्र माह है का जो पहला दिन है वो 22 मार्च को पड़ता है, अर्थात 22 मार्च से है वो चैत्र महीना है वो प्रारंभ होता है। और कभी कभी ये 21 मार्च को भी है होता है। तो देखिएगा कि जो शक संवत है उसके विषय में आप जानते हैं कि जो कुषाण शासक कनिष्क के काल के अंदर है 78 ईस्वी के अंदर है वो शक संवत है, उसका प्रारंभ माना जाता है। और इसका प्रारंभ शक संवत का मानते हैं, जैसा मैंने बताया कि चैत्र प्रतिपदा से है, इसका प्रारंभ है वो माना जाता है। और इसकी समाप्ति है वो फाल्गुन को माना जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीनों के विषय में, महीने प्रत्येक जो महीना है देशी महीना है उसका जो 1 से लेकर 14 दिन की जो तिथि है वो एक प्रकार से हम कह सकें कृष्ण पक्ष, और उसके बाद में अमावस्या और फिर शुक्ल पक्ष है उसका प्रारंभ होता है। तो शुक्ल पक्ष है उसको शुद्धि कहा जाता है, और कृष्ण पक्ष है उसको बद्धि कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और जैसा कि आप जानते हैं कि जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि महीने का जो प्रारंभ है कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है, और 1 से 14 तारीख तक कृष्ण पक्ष होता है, और 15 जो तारीख होती है उसके दिन है वो अमावस्या है कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसको पूर्णिमा, और चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसको अमावस्या कहा जाता है। तो जो हम कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष को है वो शुद्धि कहते हैं, और कृष्ण पक्ष को बद्धि है वो कहते हैं। जैसे कि यदि उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, जैसे सावन की पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को है वो चांद पूरा दिखाई देता है, और उसके बाद में है वो कृष्ण पक्ष है वो प्रारंभ होता है। और कृष्ण पक्ष है पूर्णिमा के बाद में जो चंद्रमा की कलाएँ हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और जब उसकी 15 तारीख आती है तो अमावस्या होता है, और इस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता।
और अमावस्या के बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि 15 तारीख के बाद में है वो शुक्ल पक्ष है वो प्रारंभ होता है, अर्थात जो चंद्रमा की जो कलाई हैं वो दिखाई देने प्रारंभ हो जाती हैं। और 15 तारीख को है वो चंद्रमा की जो कलाइयाँ पूरी रूप से दिखाई देती है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष है वो 114 दिन और बाद में 15 तारीख को पूर्णिमा होता है। तो इस तरह से महीने के 2 पार्ट हैं, एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। जब चंद्रमा की कलाएँ धीरे धीरे कम होती जाती हैं तो कृष्ण पक्ष है, और पूर्णिमा के जो अमावस्या के बाद में है वो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। पूर्णिमा के बाद में है वो कृष्ण पक्ष, और जो अमावस्या के बाद में है वो शुक्ल पक्ष है उसका प्रारंभ है वो मानते हैं। अब देखिएगा, जो एक तरह से जैसे आप जानते हैं कि जो नववर्ष का प्रारंभ है, आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल जो एकम है तब से नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं, लेकिन किसी भी माह का प्रारंभ है वो कृष्ण पक्ष एकम से होता है, और जो 15 तारीख की तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं, और एक तरह से अमावस्या के बाद में है वो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसको अमावस्या कहते हैं, जिसमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि जिसमें चांद पूरा रूप दिखाई देता है। तो एक तरह से माह की समाप्ति के दिन है वो पूर्णिमा का दिन है वो होता है। तो इस तरह से ये त्योहारों को समझने के लिए, क्योंकि हमें भारतीय महीनों की जानकारी है वो होनी आवश्यक है, इसमें हम देखेंगे कि वो त्यौहार कब से प्रारंभ है वो होते हैं। तो जैसे हिंदू त्योहारों की हम बात करें, राजस्थान के हिंदू त्योहारों की बात करें, तो त्योहारों का प्रारंभ है वो एक प्रकार से हम कहें कि छोटी तीज से है वो प्रारंभ होता है। और जो एक तरह से छोटी तीज की जब बात करें, जब से त्योहारों का प्रारंभ मानते हैं, अर्थात राजस्थान में कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गंगोर, अर्थात त्योहारों का प्रारंभ है वो तीज से होता है, और त्योहारों की समाप्ति है वो गणगौर से होती है। तो इस बीच के अंदर है वो काफ़ी त्यौहार है वो हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक हम त्योहारों के प्रारंभ में छोटी तीज की बात करें, जिसको हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु के बाद के अंदर है, कड़ी गर्मी के बाद में है, ये तीज का त्यौहार है वो एक तरह से प्रारंभ होता है। और एक तरह से ये जो त्यौहार तीज का त्यौहार है मुख्यतः एक तरह से जो लड़कियां होती है, बालिकाएं होती हैं, और जो नवविवाहिता होती है उनका त्यौहार होता है। और इसके एक दिन पूर्व जो लड़की के जो माता पिता हैं वो बालिकाओं के लिए सिंजारा है वो लाते हैं, श्रृंगार का सामान है वो लाते हैं, जिसको सिंजारा कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो ये एक तरह से तीज का त्यौहार स्त्रियों के लिए होता है, और इसमें जो एक तरह से जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो तो जैसे आप जानते हैं कि अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, और एक तरह से जो कुंवारी स्त्रियां हैं वो शेष पति के लिए है वो एक प्रकार से है वो व्रत रखती हैं। तो जो तीज की एक तरह से सवारी भी निकाली जाती है इस दिन है, और जयपुर के अंदर जैसे आप जानते हैं कि तीज माता की सबसे बड़ी सवारी है वो निकाली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्योहारों का प्रारंभ है राजस्थान के अंदर है वो छोटी तीज से है वो माना जाता है। और एक तरह से स्त्रियों के लिए, सुहागिन स्त्रियाँ पति की दीर्घायु के लिए, और जो कुंवारी स्त्रियाँ वो श्रेष्ठ पति, अच्छे पति के लिए वो व्रत रखती हैं। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो व्रत से पहले है वो एक तरह से सूर्योदय से पहले है वो मारवाड़ के अंदर जो स्त्रियां हैं वो कुछ भोजन करती हैं जिसको धमूली है वो कहा जाता है। तो देखिएगा, जो छोटी तीज है, छोटी तीज के पश्चात यदि हम बात करें तो एक तरह से नागपंचमी आती है, और नागपंचमी है वो एक तरह से हम कहते हैं कि श्रावण शुक्ल पंचमी को है वो नागपंचमी आती है। और इस दिन नाग देवता है, सांप की पूजा की जाती है, सर्प की पूजा की जाती है, और उसे दूध से स्नान कराया जाता है, और कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा भी है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस दिन 8 नागों की है वो पूजा की जाती है, और सावन मास की जो कृष्ण पक्ष की पंचमी को है वो नाग पंचमी है वो मनाई जाती है। तो छोटी तीज के बाद में नाग पंचमी है वो एक तरह से प्रमुख त्यौहार है वो माना जाता है। तो नागपंचमी के पश्चात यदि हम प्रमुख त्योहारों की बात करें तो रक्षाबंधन है वो एक प्रमुख त्यौहार है, और इसमें ये एक तरह से भाई बहनों के भाई जो बहन है उनके स्नेह का त्यौहार होता है,
और इस दिन है वो बहन भाई के हाथ पर है वो राखी बांधती है, माथे पर है वो तिलक लगाती है। और एक तरह से इस अवसर पर है वो बहन है वो अपने जो भाई है वो बहन की रक्षा का है वो वचन एक तरह से प्रतिज्ञा लेता है। और इस दिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको नारियल की पूजा भी की जाती है, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। और रक्षाबंधन का जो दिन है उसमें एक तरह से अमरनाथ जो बर्फानी जो शिव है उसको पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। अर्थात इसमें अमरनाथ यात्रा है उसकी समाप्ति है वो मानी जाती है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा को एक तरह से हम कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है और अमरनाथ यात्रा का समापन है, जिसमें जो बर्फानी बाबा है वो जो 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 अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है उसको इस दिन का समापन है वो मानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सावन के अंदर है एक तो छोटी तीज मनाई जाती है, नाग पंचमी, रक्षाबंधन है, ये प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। जहाँ तक भाद्रपद का जो महीना है वहाँ पर जो 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 भाद्रपद का जो पहला सबसे बड़ा त्यौहार है वो एक तरह से है वो बड़ी तीज है, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं। और ये त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और इस दिन क्या है कि एक तरह से जो एक तरह से जो सुहागन स्त्रियां हैं वो एक तरह से क्या है कि अपने मनोचित वर्ग की कामना है वो एक तरह से करती हैं। और एक तरह से कुंवारी स्त्रियां हैं वो भी एक तरह से है वो व्रत है वो रखती हैं। और सत्तू के विशेष व्यंजन है वो तरह बनाए जाते हैं। और इस दिन नीम की पूजा भी की जाती है, तो इसको एक तरह से नीमड़ी माता की जो कथा भी सुनाई जाती है। और एक तरह से बूंदी के अंदर कजली तीज है वो तीज की सवारी है वो भी निकाली जाती है। तो इसको बड़ी तीज है, बूढ़ी तीज है, सतुड़ी तीज है, कजली तीज है आदि कई नामों से हैं वो एक तरह से है इसको पुकारा जाता है। इसके पश्चात जो एक प्रमुख तीज के बाद में जो भाद्रपद के अंदर जो प्रमुख त्यौहार है उसमें ऊप छठ है वो एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और ऊप छठ के बाद उसको चंद्र षष्ठ व्रत भी कहते हैं। और इस छठ के अंदर स्त्रियां हैं वो जो व्रत रखती हैं वो पूरे दिन खड़ी रहती हैं। और एक तरह से सुहागन स्त्रियां हैं वो सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और एक तरह से सूर्यास्त के पश्चात है वो एक तरह से खड़ी रहती हैं। और यदि स्त्रियाँ बैठ जाती हैं तो व्रत टूट जाता है। तो एक तरह से भाद्रपद कृष्ण जो पक्ष की छठी को है ये एक तरह से त्यौहार आता है, षष्ठी को ये त्यौहार आता है। और एक तरह से कुंवारी स्त्रियां हैं वो अच्छे पति के लिए और विवाहित सुहागन स्त्रियां लंबी उम्र के लिए पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और जो चाँद निकलने पर ही है वो एक तरह से है व्रत वो खोलती हैं और सूर्यास्त के बाद से लेकर के चाँद उदय होने तक है खड़े रहती हैं। तो इसको चंदन षष्ठी व्रत भी है वो कहा जाता है। इसके पश्चात जो कृष्ण जन्माष्टमी है जो भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को है वो कृष्ण जन्माष्टमी वो मनाई जाती है। और इन मंदिरों के अंदर कृष्ण के जीवन से समझ झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। पूरे दिन उपवास के बाद है रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होने पर है कृष्ण की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती और विशेष पूजा अर्चना है करके वो भोजन है वो ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी वो प्रमुख त्यौहार माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात है वो गोगानमी है वो एक प्रमुख त्यौहार होता है जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। और इसमें लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। और ऐसा मान्यता है कि इसकी पूजा ये करने से एक तरह से नागों से रक्षा होती है, नागों का देवता माने जाते हैं। और जो गोगामेड़ी नामक स्थान पर है वो जो हनुमानगढ़ के अंदर मेला भी भरता है। तो एक तरह से गोगामेड़ी इसमें ऐसा माना जाता है कि गोगा जी जो तुर्कों के विरुद्ध लड़ते हुए है इनका जो सर है वो ददरेवा के अंदर है, वो चूरू के ददरेवा के अंदर गिर गया था। तो ददरेवा के अंदर है वो एक तरह से। और नौर के अंदर क्या है कि इनका जो धड़ गिर गया था। तो गोगामेड़ी के अंदर धड़ गिर गया था और ददरेवा के अंदर इनका सर गिर गया था। तो एक तरह से इसमें गोगानमी के अंदर है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों ही है वो एक तरह से हम कहें कि इसकी है वो पूजा है वो यहाँ एक तरह से है वो गोगा जी को मानते हैं, हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों ही है एक तरह से गोगा जी को है वो एक तरह से है वो मानते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रमुख त्यौहार है उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।